नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपके पीजीटी का जो सिलेबस में है श्वसन तंत्र, ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है मैंने आपको क्लास 9th में भी आपको ये श्वसन तंत्र मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। क्लास 9th के चैप्टर में यानी क्लास 9th और 10th में आप देख लीजिएगा, प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देख लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया है। वहाँ पर कौन से यहाँ पर अंग होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं, कौन से अंग कैसी क्या क्रियाएं संपन्न होती हैं, श्वसन की क्रियाएं, ये सारी चीजें मैं वहाँ पर बता रखी हूँ। यानी पार्ट के बारे में उसके क्या फंक्शन होते हैं वो सारी बातें यहाँ पर बता रखी हूँ। और इसी में मैं आपको बताऊंगी अंतः श्वसन के बारे में, जो उसमें मैंने नहीं बताया, डिटेल नहीं किया है। और इसके साथ साथ कितने क्या ग्रहण करते हैं, कितने हमारे फेफड़ों में वायु रह जाती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को आप देखिएगा जिससे आपको चीजें पता चल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। अब देखिए, जो हम सांस लेते रहते हैं ये इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी सांस का लेना नाक के द्वारा और सांस को छोड़ना, इन दोनों ही क्रियाओं को किस नाम से जानते हैं? ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। क्या होता है? ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, जो श्वसन की क्रिया होती है वो दो होती है। क्या क्या होती है? एक जो होती है बाह्य श्वसन कहते हैं, और एक होती है अंतः या कोशिकीय श्वसन। अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। क्या है? एक होता है जो बाह्य होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये आंतरिक होता है उसको इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब जो हमारा जो बाह्य श्वसन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, ब्रीदिंग में दो क्रियाएं होती हैं, एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वास या निःश्वसन बोलते हैं। देखिए, अंतः का मतलब जो हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं उसे अंतः श्वसन कहते हैं, और उच्छ्वास क्या होता है? जब हम CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं वो हमारा क्या होता है? उच्छ्वास या निःश्वसन होता है। यानी यहाँ पर जब बिंदी लग जाएगा ये आपका ये हो जाता है निःश्वसन। ठीक है, तो ये अब हिंदी भी कभी कभी आता है, तो हिंदी भी आपको जानना है और इंग्लिश भी जानना है। वैसे जो हमारा ब्रीदिंग होता है, इसमें मैंने आपको बताया दो क्रियाएं होती हैं, और इसमें जो है जो ब्रीदिंग में जो क्रियाएं होती हैं, एक फेफड़ों में गैसीय विनिमय और दूसरा आता है रुधिर में गैसीय विनिमय। सबसे पहले जानते हैं जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय है, इसमें क्या होता है? जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। जैसे हमारे नाक के बाद ये हमारे कपाट पाए जाते हैं नाक के, वो उसके बाद जैसे कह सकते हैं कि ये सब चीजें मैंने यहाँ पर बता रखी हैं। तो हमारे जो नाक में म्यूकस पाए जाते हैं, जो तरल फॉर्म में बनाए रखते हैं, कोई बैक्टीरिया कोई धूल कण आते हैं वो प्रेम में लपेट लेते हैं, तो ये म्यूकस का काम होता है। और बाल भी जो नाक में पाए जाते हैं वो भी ये काम करते हैं, बैक्टीरिया धूल कण को अपने में लपेट देते हैं और जो वायु अंदर जाती है वो शुद्ध हो जाती है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो नाक होता है, नाक जो हमारे जो वायु जाती है उस वायु को 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करने या 37 डिग्री सेल्सियस पर करने के बाद उस वायु को, उस ठंडी वायु को हमारे शरीर में प्रवेश कराने का काम करती है। यानी डायरेक्ट जो ठंडी हवा हमारे शरीर में नहीं जाती है, बल्कि वो क्या होती है, नाक में उस टेम्परेचर पे करके तब नाक जो है हमारा अंदर भेजता है। तो ये इसका काम होता है। यानी ताप को नियंत्रण रखने का काम भी कौन करता है? हमारा नाक भी करता है। और देखिए, हमारा फेफड़ों में गैसीय विनिमय, जैसे हम सांस लेते हैं तो देखिए, सांस लेने के बाद नाक के माध्यम से हमारे ट्रैकिया से होते हुए, ये सब मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है, ये ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया से होते हुए जो है यहाँ दो भागों में बढ़ जाती हैं, इसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और फिर ये फेफड़ों में जाने के बाद कई शाखाओं में बदल जाती हैं, तो ये कहते हैं ब्रोंकाइटिस बोलते हैं इसको। और इसके बाद ये छोटे छोटे इस तरह मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हो जाते हैं, इसको वायुकोष्ठ कहते हैं। तो इसी वायुकोष्ठ जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो लगभग करोड़ों में इसका पाया जाता है, कई करोड़ ये हमारी जो वायुकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसको एल्वियोली भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं वायुकोष्ठ, ये वायुकोष्ठ क्या होते हैं? यहीं पर ही CO2 और O2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है।
तो ये हमारा जो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का मतलब यही हुआ कि जब हम नाक के माध्यम से सांस को लेते हैं, ये हमारे शरीर में जाने के बाद ये फेफड़ों में क्या करते हैं, ये CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं वायुकोश के माध्यम से, वायु कोष्ठ के माध्यम से। इसी को ही फेफड़ों में गैसीय विनिमय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, ये ट्रैकिया है और ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं, श्वसनी है, उसके बाद जो बढ़ता है श्वसनिकाएं कहते हैं, और लास्ट जो ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है उसको वायु कोष्ठ कहते हैं। तो इसकी हिंदी भी आप जानते रहिए। और अब इसमें देखिए दूसरा आता है रुधिर में गैसीय विनिमय। अब रुधिर में जो हमारा अब यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, अब ये हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का और CO2 का वाहक होता है। तो क्या करते हैं, वहां पर जाने के बाद फेफड़े में ये जो हमारा हीमोग्लोबिन ले जाने वाला जो रक्त होता है वो क्या करता है, वो अपने रक्त जो O2 जो CO2 को पूरी बॉडी से लाए रहता है शुद्ध रक्त को, उसको किसको दे देता है, CO2 को। उस CO2 को किसको दे देता है, वो फेफड़े को दे देता है और O2 उससे ग्रहण कर लेता है, यानी O2 को लेकर के पूरे रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। तो यानी ये हमारा क्या होता है, रुधिर में गैसीय विनिमय होते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब देखिए यहाँ पर जो अंतःकोशिकीय होती है, अंतःकोशिकीय जो होती है इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। ये हमारे सेल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये हमारे सेल में। जैसे यहाँ पर जब ब्लड में क्या किया, ब्लड ट्रांसफर कर लिया यहाँ पर फेफड़े में, CO2 को ट्रांसफर कर लिया, फिर ये जो ब्लड जाएगा कहाँ पर जाएगा, सेल में जाएगा। सेल की कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एनर्जी का क्या होता है, वो एनर्जी की फॉर्म में वो प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रक्रिया कुल मिला के होती है। तो इसमें देखिए जो अंतःकोशिकीय होती है इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक ग्लाइकोलिसिस और एक क्रेब्स साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस क्या है और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसको जो खोज किया था, किसने किया था, एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे। किसने किया था, एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे ने किया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMP। क्या बोलते हैं, EMP, यानी E फॉर एम्बेडन, M फॉर मेयरहॉफ, P फॉर पाथवे। तो EMP के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक ग्लूकोज के अणु 2 पायरुविक अम्ल बनाते हैं, यानी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और सेल के किस पार्ट, सेल का कौन सा पार्ट करता है, वो साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु किसके, पायरुविक अम्ल के बनते हैं। तो एक अणु ग्लूकोज से 2 पायरुविक अणु बनते हैं और इसी को ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। और जबकि जो ATP के एक अणु ग्लूकोज से ATP के 4 अणु बनते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु से कितने बनते हैं, तो 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं और एक अणु से ATP के 4 अणु बनते हैं। अब आते हैं हमारा क्रेब्स साइकिल। अब देखिए जो क्रेब्स साइकिल होती है इसी को हेंस क्रेब्स ने 1937 में लाया था। किसने, हेंस क्रेब्स ने 1937 में क्रेब्स साइकिल को बताया था। और ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ये संपन्न होता है, ये किसमें होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही, और ये भी जानते हो आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, और यहीं पर ही ATP का निर्माण भी होता है। अब देखिए जो हमारा पायरुविक अम्ल के एक अणु से क्या है, पायरुविक अम्ल के एक अणु से 18 अणु ATP के बनते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये ATP के एक पायरुविक अणु के से कितने ATP बनते हैं, 18 ATP बनते हैं। यानी 18 अणु किसके बनते हैं, एक पायरुविक अम्ल से। अब यहाँ पर आपने ग्लूकोज पढ़ रहा है तो ग्लूकोज जान लीजिएगा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में होती है। अब यहाँ पर जो ATP बनते हैं, जो यानी पायरुविक अम्ल की, जब पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने ATP बनते हैं, 18 ATP बनते हैं। अब देखिए ये इनको बनने के लिए ये हमारे एंजाइम होते हैं FAD और NADP। क्या होता है, FAD और NADP। FAD एक एंजाइम है जिसमें इससे जो होता है 2 अणु बनते हैं, और जब NADP होता है इससे 3 अणु बनते हैं। तो ये भी आपको जानना है कि ये दोनों क्या है, ये एंजाइम होते हैं जो अणु को बनाने में, यानी इस ATP को बनाने के लिए हेल्प करते हैं।
तो FAD से 2 अणु ATP का बनता है और LAD के हेल्प से 3 अणु ATP का बनता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, इसको आप जान लीजिएगा। FAD फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है और ये एक एंजाइम होता है जो ATP के निर्माण में सहायक होता है। इसकी हेल्प से 2 ATP का निर्माण होता है और LADP जिसको बोलते हैं निकोटीन एमाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर एक गलत हो गया है, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है? निकोटीन अमाइड, डी से डाई और निकोटीन अमाइड, तो ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। अब इसमें जो होता है इससे 3 अणु ATP के बनते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया और क्रेब साइकिल की प्रक्रिया। तो इसमें आपको याद करना है एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। कितने? एक अणु ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं? 4 ATP बनते हैं। और जब एक पायरुविक अम्ल से कितने ATP बनते हैं? 18 और 2 पायरुविक से 36 बनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीजें यहाँ पर हमने बताया। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, एक प्रौढ़ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। कितना? वैसे मोस्टली 16 होता है लेकिन कहीं कहीं 18 भी, तो 16 से 18 बार वो सांस लेता है। और जब जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो है 1 मिनट में 25 बार सांस लेते हैं। और सोते समय इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? वो 12 बार होती है। तो 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। तो ये चीजें हो गई। सोते समय में कंडीशन 12 होती है, नॉर्मल 16 होती है, 16 से 18, और बच्चे की क्या 25 होती है। तो ये आपको कॉमन चीजें जानना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा ये हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। ये क्या करता है? ये श्वसन क्रिया पर, जो हमारी श्वसन क्रिया चल रही है, सांस का आना निकलना, जाना और निकलना, तो ये क्या होती है? इसी को नियंत्रण रखने का काम हमारे मस्तिष्क का पार्ट, कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो ये भी याद रखना है। और जो श्वसन की क्रिया होती है ये कैटाबॉलिक की क्रिया होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिक में 2 क्रिया होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में निर्माण की क्रिया होती है और कैटाबॉलिक में विखंडन की क्रिया होती है। तो जान लीजिए कैटाबॉलिक की क्रिया जो है, श्वसन की क्रिया जो होती है वो कैटाबॉलिक की क्रिया होती है। और मैंने एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को डिटेल हमने मेटाबॉलिक में चैप्टर पढ़ाया है, वहां पर आपको मिलेगा। अब आता है श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन। अब देखिए इसमें जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कौन सी गैस जो हमारे अंदर जा रही है और कौन सी गैस बाहर निकल रही है, और वो कितनी मात्रा में बाहर निकल रही है और वो कितनी मात्रा में हमारे अंदर जा रही है। इन्हीं दोनों को ही यही आपकी है ग्रहण की गई और निकाली गई वायु। अब देखिए जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इसमें हमारे साथ क्या होता है? नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा भी 78% है। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, तो ये भी हमारे उसके ऑक्सीजन के साथ जाता है। और ऑक्सीजन 21% जाता है और CO2 0.03% जाता है। कहाँ पर? हमारे शरीर में जाता है जब हम सांस को लेते हैं। अब देखिए केवल ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही भारी होता है और केवल ऑक्सीजन को यदि ग्रहण किया जाता है तो ये क्या होता है? कभी कभी क्या हम डायरेक्ट केवल ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भारी होता है और हमारे शरीर में ग्रहण करने के बाद जलन सी भी होने लगती है। और तो इसीलिए क्या है, ये सारी गैसें इसमें मिली हुई होती हैं और हम सांस के माध्यम से इन गैसों को भी इसमें लेते हैं। अब यहाँ पर याद करने की क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन और CO2 को याद करना है कि लेते हम 21% हैं और छोड़ते हैं 17%। यानी जैसे सांस लिया तो 21% गया, जब सांस छोड़ा तो CO2 निकला, ऑक्सीजन निकला, लेकिन ऑक्सीजन कितना निकला? 17%। कितना निकला? 17% निकला। और जब देखिए 0.03% हमारा CO2 गया उस सांस के माध्यम से, लेकिन वो निकला कितना? 4% निकला। सबसे ज्यादा मात्रा इसकी निकलती है, तो लेते कम है और निकलती ज्यादा है। तो ये आप याद रखना, इस दोनों पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके आपका CO2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने ये चीज को बताया। अब हमारा आता है कि कुछ कॉमन चीजें जो आपको जानना भी जरूरी है। ये भी देखिए आपके क्वेश्चन कहाँ से आ जाए
ये आपको नहीं पता, ना हमें पता है। लेकिन जो आपके आम रूप से जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जो आ चुके हैं, उसी की बेस पर मैंने ये सारे टॉपिक को एक साथ कवर मतलब लिया है कि कुछ पार्ट में मैंने उसके सुजन में कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं ये मैंने बताया, और क्या उनकी क्रियाएं होती है ये मैंने बताया। आज मैंने इसमें कितनी सांस जाती है अंदर, कितनी बाहर आती है, क्या कौन सी ज़्यादा आती है, कौन सी कम आती है, और ये हमारे अंतःकोश क्या हमने नहीं बताया था, ये मैंने बताया। अब यहाँ पर आते हैं कि कितनी हमारी सांस हमारे फेफड़े में रह जाती है, कितना हम सांस के रूप में लेते हैं। देखिए, वायु के लिए फेफड़ों की कुल क्षमता, यानी हमारे फेफड़ों में कितना क्षमता वायु को ग्रहण करने की, 5800 मिलीलीटर। कितना है ग्रहण करने की क्षमता फेफड़ों में? 5800 मिलीलीटर ग्रहण करने की क्षमता होती है। और कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य का मतलब क्या है? यानी हम जब सांस हमारी मतलब फेफड़े में रह कितनी जाती है, यानी हमारी जो सांस चल रही है, जा रही है, आ रही है, इसके बाद हमारी शेष कितनी रह जाती है? 2300 मिलीलीटर। कितना होती है? 2300। टोटल क्षमता कितनी है? 2800। और ये शेष कितनी रह जाती है? 2300 मिलीलीटर ये शेष अवशेष रह जाती हैं। इसी को बोलते हैं कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। और इसकी जो क्षमता होती है वो 2300 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, प्रवाही वायु किसे कहते हैं? कि जो समान रूप से हम सांस को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रवाही वायु। क्या बोलते हैं? प्रवाही वायु। जो सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें 500 मिलीलीटर जो है हम लेते हैं, ये हमारा होता है प्रवाही। यानी प्रवाही वायु कितना होती है? 500 मिलीलीटर। प्रवाही किसे कहते हैं? सांस का लेना, सांस का छोड़ना, ये क्या कहते हैं? यानी प्रक्रिया चलती रहती है समान रूप से, इसी को ही प्रवाही वायु कहते हैं। अब आता है सांस के द्वारा लगभग। अब देखिए, जो हम पानी पीते हैं वो पानी भी हमारे शरीर में सांस के माध्यम से वो भी निकलता है। तो देखिए कितना निकलता है सांस के माध्यम से। तो सांस के द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कितना? सांस के द्वारा लगभग पानी 400 मिलीलीटर पानी बाहर निकल जाता है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, स्पाइरोमीटर क्या होता है? देखिए, स्पाइरोमीटर क्या होता है? ये श्वासन, जो हमारी श्वास की मापन की इकाई होती है। जैसे हम कोई चीज मीटर, लीटर, स्पिगमोमेनोमीटर मैंने आपको हिंदी में बताया। तो ये सारी चीजें क्या है? तो ये श्वास की मापने की इकाई क्या होती है? स्पाइरोमीटर। यानी जो मापन किया जाता है जिसके अंदर से, उसका नाम क्या है? स्पाइरोमीटर। दूसरा आपका है, प्रतिदिन हम कितना ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं? 250 ऑक्सीजन को हम 250 मिलीलीटर हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और CO2 कितना छोड़ते हैं? 220 मिलीलीटर CO2 छोड़ते हैं। तो याद रखना, लेते ऑक्सीजन कितना? 250 ml, छोड़ते CO2 कितना? 220 ml। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने जितनी भी चीजें लिखाई है सारी वन लाइन की भी, जितने भी क्वेश्चन टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया, कोई भी इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, सारे इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो ऑल ओवर हर एग्जाम के लिए आपके इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और जितना मैंने 2-3 वीडियो मैंने कवर कर दिया, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे श्वसन तंत्र में। तो ये हमारी वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया श्वसन तंत्र। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।